नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, स्केलर भर्ती का जो एग्ज़ाम है वह 25 अगस्त को आपका निर्धारित है, तो 25 अगस्त को आपका स्केलर का एग्ज़ाम हो जाने वाला है। तो होप सो आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी जिन जिन बच्चों का फिजिकल में सिलेक्शन हो गया है। तो ये देखिए, स्केलर की आपकी 8वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले 7 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। 3500 क्वेश्चंस की सीरीज भी चला रखी है, जिसकी क्लासेस भी आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाई जा रही है। अभी और क्लासेस उसमें आएंगी, तो आपको एग्जाम से पहले सारी क्लासेस ये आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, आपके सिलेक्शन में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, तो साइंस की तैयारी आप अच्छे से करके जाइए। ये आप जो भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको आप जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिल जाए। साथ में जो बच्चे देखिए वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आगे जितनी भी वन दरोगा का एग्जाम होगा और आपका जो आपका लोअर पीसेस की भी भर्ती आने वाली है, और जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम होते हैं, देखिए साइंस के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में जो बच्चे नए हैं, जो अभी चैनल जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट्स अपडेट, चाहे वह जॉब्स के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई भी न्यू वैकेंसी आती है उसकी जॉब प्रोफाइल के संबंध में हो, और जो आपका स्टडी मटेरियल होता है उसके संबंध में हो, तो सारी वीडियोस इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा रहेगा सेशन, बट आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके जरूर निकल के आएंगे पेपर में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम पूछा है, तो पिटवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। पिटवा लोहा तो होता है उसको शुद्ध लोहा भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन की जो मात्रा होती है वह सबसे कम होती है। अगर हम बात करें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है, तो कच्चा लोहा होता है। कच्चे लोहे में सबसे ज्यादा होती है कार्बन की मात्रा। यानी कि कार्बन की मात्रा जितनी न्यूनतम होगी, लोहा उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहे में जो कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, इसलिए इसको शुद्ध लोहा भी बोला जाता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लोहा देखिए आयरन, जो हरी सब्जी होती है, हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वनाइजिंग कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका टर्म है गैल्वनाइजिंग, इसको आप याद रखिएगा। लोहे के को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वनाइजेशन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। शुद्धतम सोना होता है कौन सा? 24 कैरेट। 24 कैरेट जो सोना होता है वो आपका शुद्धतम होता है। 24 कैरेट के बाद आपका देखिए इसमें लगभग लगभग 90% आपका सोना होता है 24 कैरेट में। अगला आपका देखिए बेवकूफों का सोना, जिस पायराइट्स को कहा जाता है बेवकूफों का सोना, या फिर नकली सोना भी कहा जाता है पायराइट्स को। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। लोहे, निकिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु हैं। तो स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु हैं क्या? लोहा, निकिल और क्रोमियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोल्डर मिश्रण है, तो सोल्डर आपने देखा होगा, सोल्डर जो टांका लगाया जाता है उसमें किस का मिश्रण प्रयोग होता है? तो सीसा एवं टिन का। शीशे को लेड भी बोला जाता है। लेड और टिन का प्रयोग किया जाता है जो सोल्डर के लिए जो टांका होता है उसका। क्वार्टज होता है, तो क्वार्टज क्या होता है? सिलिकन एवं ऑक्सीजन। सिलिकन एवं ऑक्सीजन क्या होता है? क्वार्टज होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन का बहुलक है कौन? प्राकृतिक रबर। ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा? तो एंथ्रेसाइट जो है वे सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया सोना जिसको कोयला बोला जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सबसे उत्तम कोयला होता है। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन से। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कांसा जो होता है आपका तांबा एवं टिन की मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है देखिए, कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो निकेल धातु मिलाई जाती है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब एवं धूप का चश्मा बनाया जाता है, तो फिलामेंट कांच से बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है? कैमरा, दूरबीन का जो लेंस होता है, विद्युत बल्ब जो होता है, धूप का जो चश्मा होता है, फिलिंट कांच का बनाया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसको। कैल्शियम का अयस्क है तो डोलोमाइट।
कैल्शियम का अयस्क क्या है, डोलोमाइट है। पोटेशियम का अयस्क क्या है, नाइटर है। कैडमियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट। ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है, कैडमियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। हीरे का आपेक्षिक घनत्व एवं अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो आपका 2.2 होता है, अपवर्तनांक 2.4 होता है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व अगर पूछेगा तो 2.2 है, अगर हीरे का अपवर्तनांक पूछेगा तो 2.4 है। एक मोल बराबर होता है, तो एक मोल बराबर किसके होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। एक मोल की जो वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻25 होता है, जो एक अवगाद्रो संख्या। तो एक अवगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी हुई, 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपको याद रखना है 6.02 इंटू 10⁻23 एक मोल के बराबर होता है। बर्फ का द्रवांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग है, कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में। तो कैडमियम और बोरॉन की छड़, ये आप दोनों ने, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अर्धचालक, अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, देखिए कार्बन जो है आपका अर्धचालक है, सिलिका, सिलिकन, जर्मेनियम। तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम आपके क्या है, अर्धचालक है। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। तो देखिए जितने भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे, तो आप इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, तो देखिए अर्धचालक पर ताप का प्रभाव क्या होता है, ताप बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ती है और घटने पर उसकी घटती है। यानी कि देखिए जब ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ताप घटेगा तो अर्धचालक क्या होगी, घट जाएगी। तो ये आपको याद रखना अर्धचालक। सोडा वाटर विलियन विलियन है, तो सोडा वाटर किसका विलियन, गैस एवं द्रव का विलियन है। तो गैस भी होती है उसमें, द्रव भी होता है, सोडा वाटर जो होता है, तो उन दोनों का विलियन होता है। अम्लों का राजा किसको कहा था, H2SO4 को कहा जाता है आपको अम्लों का राजा, इंपॉर्टेंट है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, चालन विधि द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है, चालन विधि द्वारा होता है ठोसों का ऊष्मा का विसरण, ऊष्मा का संचरण। ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है या फिर ऊष्मा का प्रभाव होता है, चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। तो कान हमारे जो होते हैं उन पे ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण आपका प्रकाश तरंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये आपको दोनों याद रखना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगे होती है लंबवत, मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है, क्योंकि इनकी जो इनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु है अनंत पर, यानी कि सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु क्या है, अनंत पर। कैप्सूल का जो आपका आवरण होता है किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। तो आपने कैप्सूल देखे होंगे जो मेडिसिन में प्रयोग किए जाते हैं। तो कैप्सूल का जो बाहरी जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है CaCO3, यानी कि अंडे का जो बाहरी आवरण होता है, कवर होता है, इसके अंदर मटेरियल होता है, तो वो जो कवर होता है CaCO3 का बना होता है। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्रेनोलॉजी कहलाता है। तो जो मानव का जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, या फिर जो मानव का जो सर होता है, उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को क्या कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है, NaCl की कमी होती है। वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा वस्तुओं का भार। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो रेयन को क्या कहा जाता है, कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में जो जल होती है, जो हम पानी रखते हैं उसको ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर में आपकी कौन सी गैस होती है, अमोनियम गैस होती है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखने के लिए को क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट कहा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप याद रखिए, घटेगा नहीं, वह बढ़ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। तो पेप्सिन जो है आपका, पेप्सिन जो आपका जो एंजाइम है वो प्रोटीन को बदल देता है, किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन प्रोटीन को। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो सीबी देसाई ने किया था। गोबर गैस से प्राप्त गैस को कहा, क्या कहा था? मीथेन कहा था। तो मीथेन किससे प्राप्त होती है? गोबर गैस से प्राप्त। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो मीथेन ही है आपका। सोडा वाटर में प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 में प्रयोग होता है सोडा वाटर में। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी कब? -273 डिग्री सेल्सियस पर जितनी भी गैस होंगी वे शून्य ताप आयतन घेरेंगी। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। ये परम शून्य ताप होता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी भी कहा जाता है, एलपीजी का प्रमुख संघटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आप याद रखिएगा, परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोला जाता है, एलपीसी का जो प्रमुख संघटक होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन? तो एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है किसी गैस का एक मोल का आयतन। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस निकलती है, जो सिगरेट का जो लाइटर होता है। अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है? SO2 होता है और MO2 होता है, ये आप याद रखिएगा। सल्फर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है अम्ल वर्षा में। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। मनुष्य द्वारा संश्लेषित प्रथम प्रथम रेशा नायलॉन है। सेल्यूलोज से बनी कृत्रिम रेशा रेयॉन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करना। तो किसके द्वारा जो जीवाश्म जो होते हैं उनकी उम्र ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का संकलन यूरेनियम डेटिंग का, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आप याद रखिएगा इसको। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों से संबंधित है, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए अगर जो पुरानी चट्टाने हैं उनकी आयु का आकलन करना है कि वे कितनी पुराने, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। तो जो शर्करा होती है उसको यकृत बदल देती है, किसमें? ग्लाइकोजन में बदल देती है। असत्य या सत्य फल उत्पन्न होता है तो बीजांड में होता है आपका। सत्य, असत्य या सत्य फल बीजांड में उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में। पौधे का प्रजनन अंग है तो फूल है प्रजनन अंग। फलों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। तो आप दोनों याद रखते हैं, पोमोलॉजी आपका फल, एंथ्रोलॉजी आपका फूल। जल में विलयन विटामिन है तो जल में कौन से जो विटामिन है जो घुल जाते हैं आपके? बी व सी है, विलयन, विलय विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है आपके? A, D, E व K, ये आपके वसा में घुलनशील। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो आप याद रखिएगा। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं किसमें? आपके सुक्रोज में। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो सेरिब्रम से होती है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। गन पाउडर मिश्रण होता है तो गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। सल्फर, चारकोल एवं सोरा के मिश्रण से क्या बनता है? आपका गन पाउडर बनता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ जाता है। अगर किसी द्रव में अशुद्धियां मिली हैं तो उसका जो क्वथनांक है वह आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है प्रोटोन, इसलिए बोला जाता है कि प्रोटीन आपको दिया जाए ताकि कुपोषण ना हो सके। तो कुपोषण के शिकार किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशीरोकक एवं मॉरसमस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है, यानी कि क्वासी ओरक्कर एवं मॉर्सम किसकी बीमारी किसके कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुकता है तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण।
थायरॉक्सिन के कारण जो बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वह क्या होता है, रुक जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने से आता है, तो थाइमस के कारण बुढ़ापा आता है। थाइमस के कारण, जो थाइमस ग्रंथि के कारण आपका जो मनुष्य में बुढ़ापा आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक कौन है, सेल्यूलोज। तो सबसे ज्यादा जो अधिक मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता है प्रकृति में वो सेल्यूलोज है। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्लों से बना होता है प्रोटीन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, पेप्सिन एंजाइम से। पेप्सिन एंजाइम से आपका प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ, तो पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, यूरिया है। किसने बनाया था, वोहलर ने बनाया था आपका। तो पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाया गया था यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 46% आपका नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। तो जो नाइट्रोजन 46% यूरिया में होता है वो किसके रूप में होता है, एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH2CO NH2। तो आपको याद रखना है यूरिया का रासायनिक नाम NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, मूत्र में। मूत्र में आपका सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है आपका। दूध का पायसीकरण किया जाता है तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है आपका दूध का पायसीकरण। आगे बढ़ते हैं, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो MNA एवं फिंगरप्रिंट का टेस्ट किया जाता है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण आपका क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की, तो वेटिंग और बेस्ट ने की थी। ब्राइकिटस एक रोग है, तो श्वास नली का एक रोग है आपका। इंसुलिन शरीर में बनता है तो अग्नाशय में बनता है, तो इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन कहाँ बनता है आपका, अग्नाशय में बनता है। पेप्सिन है तो पेप्सिन एक एंजाइम है। आगे बढ़ते हैं, दूध में पाया जाने वाला विटामिन, तो विटामिन सी पाया जाता है। टॉक्सिन है तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है आपका क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण क्या होता है आपका, मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग का वाहक है तो मादा एनीफ्लेज मच्छर। तो मादा एनीफ्लेज मच्छर के कारण होता है आपका मलेरिया रोग। तो किसके कारण होता है, मादा एनीफेलिज मच्छर। तो एनीफेलिज मच्छर के कारण आपका वो होता है, मलेरिया का रोग होता है, उसका वाहक है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग, तो प्लीहा, जिसको तिल्ली भी बोला जाता है, प्लीहा आपका इफेक्ट होता है आपका मलेरिया रोग में। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो लगभग 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर आपका शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण, तो यूरिया उसमें होती है तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में यूरिया ही होती है, तो जिसके कारण मूत्र में दुर्गंध यानी कि स्मेल आती है। मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। तो आपको याद रखना यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, तो कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में आपके 4 भाग होते हैं। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना भाग होती है, तो 10%। तो जो जितना भी आपका मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है, 10% होता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% आपका जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। तो तीनों में आपको दे रखा है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप, फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। ये आपका मनुष्य का सारे शरीर का सामान्य ताप है। तीनों आपको याद रखने हैं। मनुष्य के मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी आपकी तंत्रिका निकलती है मनुष्य के मेरुदंड से। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम भी कहा जाता है, कि खोज किसने की थी, वॉल्डेयर ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वॉल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है, क्रोमोटीन नामक पदार्थ से होता है। तो क्रोमोटीन नामक पदार्थ से किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। जिसके निर्धारण से ही पता चलता है कि जो आपका बच्चे का जो जन्म होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 जोड़ी 46 होती है, जिनको 23 जोड़ी की अगर बात करें तो ये आपके 23 जोड़ी हो गए।
लिंग का निर्धारण होता है तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम सोम के कारण होता है आपका लिंग का निर्धारण। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका। तो हमारा जो, जिसको सेल भी बोला जाता है, तो हमारा जो शरीर जो बना होता है वो कोशिका या फिर सेल से बना होता है। तो ये सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी तो जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी और जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र है आपका। तंत्रिका तंत्र की रचना तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है आपका न्यूरॉन से बना होता है, यानी कि छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर आपकी तंत्रिका तंत्र बनी होती है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा हुआ? रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। तो कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ है आपका क्या है? डीएनए होता है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? यह साइटोलॉजी कहलाया जाता है, यानी कि ये है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र तो माइटोकॉन्ड्रिया है, श्वसन का केंद्र कोशिका के भीतर। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति। तो जो आपका अमरूद होता है, अंगूर होता है, शरीफा होता है, इसमें जो खाने योग्य जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? फल भित्ति बोला जाता है। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य तो मध्य फल भित्ति होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, हल्दी में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन के कारण आपका टमाटर का रंग लाल होता है। अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग तो तना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज के रूप में पाई जाती है। दूध हल्का सा जो मीठापन जो होता है उसमें किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। सबसे लंबा कृमि या वर्म के क्या कौन है आपका? टेप वर्म। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो दूध का जो घनत्व होगा बढ़ जाएगा अगर आप उससे क्रीम निकाल देंगे तो। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, कपड़े सुखाने एवं दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। कपड़े सुखाने की जो मशीन, जो वॉशिंग मशीन होती है या फिर जो दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है, अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वॉट के बराबर होती है। जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वह अधिकतम एवं आयतन उसका क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगला है आपका, देखिए, मूल रंग कौन कौन से? तो मूल रंग आपके नीले, लाल और हरे रंग आपके मूल रंग है, या फिर उनको नेचुरल कलर्स भी बोला जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण होता है इंद्रधनुष का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, इंद्रधनुष में बीज का रंग। तो इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। कुल रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो बीज का रंग हरा। प्रकाश रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग जो होता है वह निश्चित होता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की जो वेदन क्षमता है वह सबसे ज्यादा होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर ने की थी पराबैंगनी किरणों की खोज। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो लाल रंग की सबसे अधिक है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी? बैगनी की। तो आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रेड रेड कलर और सबसे कम आपका बैगनी कलर की होती है तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ये बार बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया तो रोमर ने ज्ञात किया था प्रकाश का वेग सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं, अगला देख ले। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो अगर आप अंतरिक्ष यात्री हैं और आप ऊपर से आकाश को देखें तो आप आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाएगा। किसके कारण? क्योंकि सूर्य के प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। तो तारे जो है आपके, देखिए, टिमटिमाते हुए किसके कारण दिखाई देते हैं? प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा आपका काल्पनिक होगा, बट उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण पर काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? तो समतल दर्पण आपका प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर बनेगा। यानी कि दो समांतर दर्पण रखे हैं, उनके बीच कोई वस्तु रखी है तो उनका जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो विद्युत जो फ्यूज होता है, जो आपको जो आपकी जो बिजली होती है उसमें जो फ्यूज लगा रहता है, मीटर में जो फ्यूज लगाता है वो किसका बना था, तांबा, टिन और लेड का बना होता है, क्योंकि ये आपके अच्छे स्ट्रांग होते हैं, तो जिसके कारण जो विद्युत का फ्यूज होता है तांबा, टिन और लेड का बना होता है। हीटर का जो तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है, हीटर का जो तार है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फिक्सर के रूप में। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, आइकजेलिक अम्ल, आइकजेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है आपका। हीरे का चमकना मरीचिका बनने का कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, 3600 किलोमीटर पे होता है। आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर भू स्थिर उपग्रह होता है तो वो कितनी ऊंचाई पे होती है, 3600 किलोमीटर पे होती है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन, तो सूर्य में देखिए नाभिकीय संलयन होता है जिससे ऊर्जा, जो मेन ऊर्जा का स्रोत है। रॉकेट प्रणोदन किस पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट का जो लॉन्चिंग होती है वो किसके आधार पे कार्य करते हैं, संवेग संरक्षण पर आधारित होती है रॉकेट लॉन्चिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण, तो नेत्र लेंस मोटा व फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी कम हो जाना होता है निकट दृष्टि दोष का कारण। दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है, किसके द्वारा दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस। यानी कि अगर किसी को दीर्घ दृष्टि दोष का रोग है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, वहीं अगर निकट दृष्टि दोष का योग है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। अगर अब आपसे पूछेगा कि देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में किसमें ज्यादा ऊर्जा बनती है, तो आपने बताया नाभिकीय संलयन, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो बनती है वो नाभिकीय संलयन क्रिया में ही बनती है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है, आपकी CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि आपकी जो ग्रीन इफेक्टिव गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव गैस। आगे बढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने, आंख, नाक व कान की जांच करने में प्रयुक्त अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन प्रयोग होते हैं नाभ के विखंडन में, तो न्यूट्रॉन का स्फोट होता है इसमें नाभ के विखंडन में। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु कौन है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपकी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। यानी कि पहली चीज तो ब्रोमीन क्या एक अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। विद्युत धारा मापी, तो विद्युत धारा किस मापी जाती है, अमीटर से। अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने में। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल क्या है, अदिश राशि है, तो ये पूछा जा सकता है कि अदिश राशि। तो कार्य जो है ऊर्जा है, ताप है, समय है, चाल है, आपकी अदिश राशि। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये आपकी क्या है, सदिश राशि। तो अदिश राशि, सदिश राशि आप याद करके जाइएगा, ये तो आपको लिमिटेड दे रही है, आप और भी याद करके जाइएगा। शुष्क बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी शुष्क बर्फ कहलाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तत्व का सबसे छोटा भाग है तो परमाणु, तो तत्व आपके तत्व जो होते हैं आपके परमाणु से मिलकर बने, तो सबसे छोटा भाग क्या हो गया, परमाणु हो गया। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट तो अणु है आपका, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, तो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, जे गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है, ये आप इसको याद रखना है। प्रोटॉन की खोज जे गैल्सिन या फिर रदरफोर्ड ने की है आपकी, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋण आवेश होता है,
प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित हो यानी कि न्यूट्रल होता है आपका, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है तो आपने बताना है न्यूट्रॉन पे कोई सा भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पूछेगा तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन पे तो आप पी से आप वैसे ही आइडिया लगाएंगे, तो पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया और न्यूट्रॉन आपका क्या हो गया, आवेश रहित हो गया, शून्य हो गया उसमें। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन या अवकरण कहलाता है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ऑक्सीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागना, अपचयन या फिर अवकरण आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन लेना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो 1840 गुना होता है। यानी कि जो प्रोटॉन का जो भार होगा वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है आपका वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, यानी कि जो आपका वैद्युत अपघटन होगा उसमें जो ऑक्सीकरण होगा वो एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की थी। इंपॉर्टेंट है आपका, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होंगे आपके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तो आप याद रखिएगा परमाणु की खोज। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। यानी कि देखिए अगर क्रमांक समान है और परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान भिन्न है तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो उसको समभारिक बोलेंगे। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब भार, यानी कि परमाणु भार समान है तो समभारिक हो गया, और परमाणु क्रमांक समान है तो आपका समस्थानिक हो गया। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। आवर्त सारणी में जो आपका उर्ध्व स्तंभ स्तंभ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जैसे ये आवर्त सारणी है तो इसमें ये जो आपके उर्ध्व स्तंभ होंगे यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हो गई ये आपके क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या फिर क्षैतिज स्तंभ जो होंगे इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो ये आपके आवर्त हो गए, ये आपके क्या हो गए, वर्ग हो गए। ये आप वर्ग कितने हैं आपके, वर्ग आपके 18 हैं और आवर्त कितने हैं आपके 7 हैं। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए आधुनिक आवर्त नियम दिया, तो न्यूलैंड ने दिया आधुनिक आवर्त नियम। नन जो आपके नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं, तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाती है। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहा जाता है। देखिए खनिज और अयस्क से धातु अगर आपने प्राप्त करनी है तो धातु कर्म उस विधि का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों में कलई का। पटाखों में हरा रंग बोरियम के कारण उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है स्ट्रोंशियम के कारण। तो अगर आप देखते हैं जो विस्फोट होता है अगर उसमें ग्रीन कलर हो रहा है तो बोरियम के कारण होता है, और आतिशबाजी में लाल चटक रंग अगर आपको दिख रहा है तो स्ट्रोंशियम के कारण आपका वो उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो कार्बन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। मानव का विकास, इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि मानव का जो डेवलपमेंट है या जो मानव का जो इतिहास है और परंपराओं से संबंधित विषय को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जन्म लेवोजियर ने किया था। रसायन विज्ञान का जन्म किसको कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। गैसों के विसरण नियम, तो गैसों का विसरण नियम किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, जॉन्स केपलर ने दिया था ग्रहों के गति का नियम। आगे बढ़ते हैं, E=mc² का समीकरण किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया था E=mc²। जड़त्व के नियम की खोज किसने की, तो गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूग डी ब्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अनुवांशिकता का जन्मदाता किसको कहा था, ग्रेगर मेंडले द्वारा, मेंडले को कहा जाता है अनुवंशिकता का जन्मदाता। मेंडले ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था मेंडले ने।
अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। किसने कहा था? तो डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था अनुवांशिकता के सिद्धांत को अनुवांशिकी। तो डब्ल्यू वॉटसन आप याद रखिएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम के कारण अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन हांसन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जीन से देखिए, जहां से जे से जीन और जे से आपका जॉन हांसन, तो आप याद रखें जीन का शब्द का पहले प्रयोग किसने किया? जॉन हांसन ने किया था। जीन उपस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं? आपके जीन्स उपस्थित होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है। रक्त का थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग में आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो ये क्या कौन है? हिपेरिन। हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है, ये आपका शरीर के अंदर जो रक्त है उसको जमने से रोकता है, तो आप याद रखें हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत में तो आपका ये प्रोटीन का उत्पादन होता है हिपेरिन, जो आपका शरीर में रक्त के जमाव को रोकता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स होते हैं रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है प्लेटलेट्स की मृत्यु। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के है आपका रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा कहलाता है। ये रुधिर का जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग आपका प्लाज्मा होता है, यानी कि 55% भाग आपका तरल भाग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खून का रंग लाल तो हीमोग्लोबिन के कारण जो खून का रंग होता है लाल होता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो आपका स्प्लिन, स्प्लिन या फिर एनीहा जो होता है आपका ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका ब्लड बैंक का खून सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं तो ए बी और ए, ये आपके जो चार जो होते हैं ये आपके रक्त समूह, जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ बी ओ नेगेटिव। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। सर्वदाता रक्त समूह है तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता, यानी किसी को भी वे रक्त दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी आपका किसी से भी आपका रक्त ले सकता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा। आरबीसी यानी कि आपका रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जो आपका रेड ब्लड सेल होता है जो उसका निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो आपका जीवन काल है वो मात्र 1 से 4 दिन होता है, आरबीसी का 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है इसको। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथोसाइट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ब्लड से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगला है आपका देखिए आरएच फैक्टर का संबंध है। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एवं वीनर थे आपका। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है आपका रक्तचाप नियंत्रित। रक्त को शुद्ध करता है तो वृकक यानी कि किडनी जो होती है आपकी रक्त को शुद्ध करती है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमीटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है आपका किसके लिए? ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, स्फिग्नोमीटर ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया तो किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। शरीर के हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी, यानी शरीर के हृदय जो होता है उसकी ओर जाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो होती हैं, क्या होती हैं? सिरे के थ्रू जाती हैं आपकी जो हृदय की ओर जो आपकी रक्त वाहिनियां जो होती है वो सिरा होती है। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियां धमनी होती है, यानी कि जो जो देखिए शरीर से हृदय की ओर जा रही हैं वो आपकी सिरा होती हैं, जो आपकी हृदय से शरीर की ओर जाती हैं वो क्या होती है? आपकी धमनी होती है, शुद्ध रक्त होती है। मूत्र का निर्माण होता है वृकक में, आपका मूत्र का निर्माण होता है। वृकक यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, जो आपकी किडनी में जो आपकी पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। रक्त का विलयन, रक्त एक विलयन है तो रक्त कैसा विलयन? क्षारीय विलयन है।
रक्त का पीएच मान कितना 7.4 है। देखिए जो ये आपका 7 है, 7 से ऊपर जितने भी आपके यानी कि 1 2 3 4 ये होंगे आपके क्या होंगे, आपके अम्लीय होंगे, और जो 7 से नीचे जो होंगे 8 9 10 वो आपकी क्या होंगे, क्षारीय विलयन होंगे। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है तो किस में आ जाएगा, आपका क्षारीय में आ जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय तो 23 सेकंड लगता है आपका। हृदय की धड़कन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, पेसमेकर, यानी कि हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। जार्विक 7 क्या है आपका, कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 किसका नाम है आपका, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट का वो है, नाम है आपका। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा, यानी कि रक्त के द्वारा ही आपका शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पित्त होता है तो पित्त एक पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त जो होगा आपका पीले रंग का होगा और क्षारीय द्रव होगा, यानी कि इसका जो पीएच मान होगा 7 से ज्यादा होगा। पित्त का पीएच कितना है, 7.7। देखिए मैं आपको बताए थे आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत में प्रवाहित होता है आपका पित्त। यकृत जिसको लीवर भी बोला जाता है में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए भंडारित रहता है भविष्य के लिए। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में आपका पित्त जमा होता है, पित्त। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया वो विषाणु से होता है आपका, याद रखिएगा। विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी, तो आपका इस्वानकोवस्की ने की थी। इस्वानकोवस्की आपने याद रखना है, इसने विषाणु की खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, तो आपको याद रखना है वायरोलॉजी का संबंध किससे है, तो विषाणु के अध्ययन से संबंधित है। रानीखेत बीमारी आपकी फैलती है तो वायरस के द्वारा फैलती है रानीखेत बीमारी। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग क्या है आपका, विषाणु के कारण होता है फुट एंड माउथ रोग। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी आपका कवकों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो आपको याद रखना है, कवकों का पूछेगा तो आपको माइकोलॉजी बताना है, शैवालों का पूछेगा तो आपको फाइकोलॉजी बताना है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है क्या, शैवालों की कोशिका भित्ति। जीवाणु जिसको बैक्टीरिया भी बोला जाता है, किसने, ल्यूवन हॉक ने इसकी खोज की थी। तो आप याद रखना है, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवन हॉक ने की थी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो वायु में होती है ध्वनि की गति धीमी। आगे बढ़ते हैं, वायु है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु गैस का गैसों में विलयन, वायु जो है आपका गैस का गैसों में विलयन है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल, यानी कि जो ध्वनि आपकी मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना है, तो 14.4। हवा का जो वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। यानी मीटर में पूछेगा 10 की घात 15, किलोमीटर में पूछेगा 10 की घात 12 हो जाएगा। 9.46 आपने याद रखना है एक प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, तो पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का, और सबसे बड़ा मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, जड़ों का के रूपांतरण, मूली एवं गाजर। मूली और गाजर क्या है आपके, जड़ों की आपके रूपांतरण है। तने का रूपांतरण आलू एवं प्याज, आलू एवं प्याज आपका तने का रूपांतरण। पिट्यूटरी ग्रंथि आपने सुना होगा, ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि आपने याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दो प्रमुख वंशानुगत रोग तो वर्णांत और हीमोफीलिया। वर्णांत यानी आपका जो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है आपको, जो और जो हीमोफीलिया होती है आपकी, दोनों क्या है, वंशानुगत आपके रोग होते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांत का वर्णन किया तो हेर्नर ने किया था 1876 में। तो हेर्नर ने आपका मनुष्य में वर्णांत यानी कि आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका वर्णन किया था 1876 में। नाम आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं है तो हरे और लाल रंग को नहीं पहचान पाता है। जो आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति जो होता है उसको हरे और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में, HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक एवं शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम तो टाइलिन है, टाइलिन पाया जाता है आपका लार में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है तो प्रोटीन का पाचन आपका कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है आपका पचे भोजन का अवशोषण। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम, एंजाइम का कार्य क्या होता है, भोजन को पचाना। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है जो आपका प्रोटीन है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज बनता है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, तो आप याद रखें एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है शरीर में, 22 है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण। हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, कौन सी गैस के रिसाव के कारण होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो क्रमशः कार्बोनेट को आपको काला हीरा बोले, तो ग्रेफाइट को आपका काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रिनल, एड्रिनल जो है आपके जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पत्ती होता है आपका पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। आगे बढ़ते हैं, पत्तियों का हरा रंग होता है, तो किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है उसके कारण आपका पत्तियों का हरा रंग होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट आप याद रखना है। पत्ती जो है आपकी हरे रंग का कारण क्या है, उनका क्लोरोप्लास्ट है। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण आपका पत्तियों का रंग नीला होता है, सॉरी पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु तो मैग्नीशियम है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण से होती है। पौधे का खाना तैयार करना, तो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, पौधे का खाना तैयार करता है, जिसको फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट, सारे ही पहले रिपीट हुए हैं। अगला है आपका देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो फाइसोग्लाइसिक अम्ल जो है आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु को राइजोबियम कहा जाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। पौधे जो है नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन लाइलम द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, पादप में खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, फ्लोरम द्वारा पहुंचाया जाता है आपका पादप में खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, तने की वृद्धि दर मापी जाती है, तो ऑक्जीनोमीटर द्वारा मापी जाती है तने की वृद्धि दर। आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुब्बे ने 1949 में की थी लाइसोसोम की खोज। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में के द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने, तो कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग, अपने नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, डीएनए एवं आरएनए है, तो क्या है आपके न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। डीएनए का क्रियात्मक खंड है, तो जीन है आपका क्रियात्मक खंड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया तो वॉटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपका डीएनए की इकाई है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष एवं स्त्री के गुणसूत्र, तो पुरुष में देखिए एक्स वाई और स्त्री के गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स होते हैं। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है जब 22+Y होता है, तो पिता से क्रोमोसोम पाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान का पिता है, तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया, तो किसने समझाया, लेमार्क ने समझाया जैव विकास को सर्वप्रथम। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक थ्रियोक्रेसस को कहा जाता है, तो थ्रियोकेसस को आपको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आगे बढ़ते हैं, मानव खोपड़ियों में हड्डियां होती हैं, तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के हृदय धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर 16 से 18 बार पर मिनट श्वास लेता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। तो ये भी पूछता है आपसे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो मध्य कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व है आपका एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है, यानी कि मनुष्य के जो सौंदर्य का जो अध्ययन होता है इसको केलोलॉजी कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है आपका शरीर के ताप का नियंत्रण। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर जिसको बोला जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती है 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, मांसपेशियों की संख्या। तो मांसपेशियां 639 यानी कि 639 आपकी मांसपेशियां पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। मार्स गैस कहलाती है तो मीथेन को आपको मार्स गैस का बोला जाता है। नोबल गैस कहलाती है तो हीलियम को नोबल गैस कहता है। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है आपका। सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम है। सर्वाधिक भारी धातु आपकी ओस्मियम है। सर्वाधिक कठोर धातु आपकी प्लेटिनम है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु आपकी स्टील है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। आंसू गैस है तो क्लोरो एसिटोफिनोन यानी कि N2O आपकी क्या है? आंसू गैस है आपकी। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, NO। जल की अस्थायी कठोरता के कारण, तो जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसका कारण क्या? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता के कारण है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, यानी कि अस्थायी कठोरता आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और स्थायी कठोरता की बात करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण। जल की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में Na2CO3 मिलाकर की जाती है। तो Na2CO3 मिलाकर जल की अस्थायी और स्थायी दोनों कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल का शुद्धतम रूप तो वर्षा का जल होता है, वो जल का शुद्धतम रूप होता है। भारी जल का अणुभार क्या है? तो D2O, जिसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा में के लिए प्रयोग किया जाता है तो AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा को करने के लिए। तो देखिए, ये थी आपकी आज की साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास। इससे कई क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। नोट्स को बनाना चाहें आप अपने बना सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए ताकि, और उसको आप रिवाइज करते रहिए। तो देखिए, साइंस अगर आप अच्छे करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन की चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तब तक आप चैनल से बने रहिए। अगर आपने देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन आइकन को, यानी कि बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाली जाए आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप कोई भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर सके। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो जो आज की जो सेशन है इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, एफर्ट्स को बढ़ाइए। समय आपके पास कम बचा है, इसका आप सही से उपयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए, आज का जो यही सेशन उसको यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चों को उसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।